हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी वापस से फटाफट से, हमारी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है और ये माइक पता नहीं किधर जा रहा है। चलो फटाफट से जुड़ जाओ। कल जो हमने पढ़ा था वो था गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस, जिसे मैंने बहुत अच्छे से डीपली डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास की, कैसे गुरु बीजाणु बनता है और उस गुरु बीजाणु से मादा युग्मक का निर्माण होता है, और वो मादा युग्मक जो आगे जाके अंड कोशिका से संलयन नर युग्मक से संलयन करेगा और निषेचन की प्रक्रिया के बाद हमें बीज मिलेगा। तो जुड़ जाओ बेटा फटाफट से सभी, है ना। ये बीजांड की संरचना है, आप सभी को पता है। इस बीजांड के अंदर ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ऊपर 3 कोशिकाएं, नीचे 3 कोशिकाएं, बीच में 2 केंद्रक, हमें इस स्टेज तक आना है, इस अवस्था तक आना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। क्या समझना है भैया? पहले तो गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, which process is called मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन की संपूर्ण प्रक्रिया। कल मैंने आपको पढ़ाया था, शुरुआत में किसी भी बीजांड के अंदर, शुरुआती स्थिति में किसी भी बीजांड के अंदर कुछ ये स्ट्रक्चर था बेटा, ये था बीजांड। इस बीजांड के अंदर अगर मैं ये स्ट्रक्चर काय, क्या बोल रहे हैं, बीजांड काय, तो ये जो है ये ढेर सारी कोशिकाएं भरा हुआ था। इन ढेर सारी कोशिकाओं को हमने नाम दिया था, कौन सी कोशिका बच्चा? विभाज्योतिका। इन कोशिकाओं को कहा जाता है विभाज्योतिकी। दैट इज विभाज्योतिकी कोशिका, मेरिस्टेमेटिक सेल। हम समझ रहे हैं पहले गुरु बीजाणु जनन। विभाज्योतिकी कोशिका या तो इन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल कहेंगे या फिर हाइपोडर्मल सेल कहेंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक विभाज्योतिकी का कर लेती है वृद्धि, बाकी सब एज इट इज है, और किसी किसी में क्या हो गई? वृद्धि। और वृद्धि करने के बाद यही विभाज्योतिकी कोशिका बना लेती है आर्चीस्पोरियल कोशिका। क्या बना लेती है? मैं कल का रिवीजन करवा रही हूँ आपको, कल मैंने ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आज मुझे इसी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये जो मैं समझा रही हूँ ये कल का रिकैप है बेटा। चलो, मेरिस्टेमेटिक सेल विभाज्योतिकी कोशिका ने वृद्धि की है, वृद्धि करके इनने बना ली है आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है बेटा, ये कर लेती है समसूत्री विभाजन। ये कर लेती है समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन करके बेचारी आर्चीस्पोरियल सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ऊपर एक नीचे, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। लेकिन अभी भी इसमें गुण है ना। ये जो ऊपर वाली कोशिका है दैट इज प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इसे हम कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और जो नीचे वाली कोशिका है ये कहलाती है गुरु बीजाणु कोशिका। गुरु बीजाणु जनन कोशिका सीधे ही वृद्धि कर लेती है, ऊपर वही प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। ठीक है, और नीचे वाली जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका सीधे ही वृद्धि करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेती है, मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है। यहाँ तक कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। क्या बन गई? गुरु बीजाणु मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन गई। क्या यहाँ तक क्लियर? शुरुआत में एक अपरिपक्व बीजांड के अंदर ढेर सारी विभाज्योतिकी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन्हीं विभाज्योतिकी कोशिकाओं से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्कर के लिए भी 3 मार्कर के लिए भी, अच्छे से समझिएगा।
ठीक है। अब विभाज्योतिकी कोशिका ने कर ली वृद्धि, करके बना ली प्रपसु यानी कि आर्चिस्पोरियल सेल। इस आर्चिस्पोरियल सेल ने किया समसूत्री विभाजन, विभाजन करके दो भागों में बट गई, ऊपर की ओर प्राथमिक भित्तीय और नीचे की ओर गुरु बीजाणु जनन कोशिका। अब ये जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है ये करती है वृद्धि और वृद्धि करके बना लेती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में फाइनली कंप्लीट होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या कंप्लीट होता है बच्चा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन करके ऊपर भित्ति कोशिका है और नीचे की तरफ 4 बन गई बीजाणु जन कोशिका। ये जो 4 बने हैं इन चारों को आप कहोगे बीजाणु जनन का, है बीजाणु जनन कोशिका। 4 में से 3 जो है वो विलुप्त हो गई, 4 में से 3 अपहासित हो जाती है, बचती है सिर्फ एक बेटा, बचती है सिर्फ एक, और इसे ही कहा जाता है क्रियाशील गुरु बीजाणु। जो इकलौती बचेगी इसे ही कहा जाएगा क्रियाशील गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु गलत लिख दिया मैडम ने, क्रियाशील गुरु बीजाणु। 4 में से 3 अपहासित स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं ऊपर की तीनों, और जो बचती है एक उसे ही कहा जाता है क्रियाशील गुरु बीजाणु। यही गुरु बीजाणु आगे जाके मादा युग्मक को जन्म देगा, मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका को जन्म देगा, जिसमें अभी n गुणसूत्र, पहले 2n थे, सारी कोशिकाओं में 2n थे। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ बेटा, अर्धसूत्री विभाजन के बाद कितने बचते हैं बच्चा? n बचते हैं, है ना? कितने बचते हैं? n बचते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बीजाणु, है ना, बीजाणु जनन कोशिका पर 1 और नीचे 4, ऊपर वाली जो है ये भित्तीय कोशिका है, ऊपर वाली जो है ये कौन सी? भित्तीय कोशिका। और ये हमने कल का रिवीजन किया है, ये हम लोगों ने कल का किया है रिवीजन। अब आगे की कहानी यहां से शुरू हो। हमारे पास सिर्फ एक गुरु बीजाणु है, हमारे पास सिर्फ एक गुरु बीजाणु है, और उस सिर्फ एक गुरु बीजाणु से अब हम करेंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अगला जो क्वेश्चन है वो है मादा विकास। ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक गुरु बीजाणु है, आपके पास एक गुरु बीजाणु है, ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे पास एक गुरु बीजाणु है। ये रहा बच्चा, डायग्राम तो सही से बनाना पड़ेगा आप, क्योंकि अगला क्वेश्चन है और ये मैंने पढ़ाया नहीं है। ये ऊपर भित्तीय कोशिका है और उसके नीचे की गुरु बीजाणु है ना, ऊपर भित्तीय कोशिका है, नीचे की है क्रिया गुरु बीजाणु, इसे है क्रियाशील बीजाणु। धीरे धीरे करके ऊपर वाली जो भित्तीय कोशिका है ये पोषण देते देते समाप्त हो जाती है, और ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है ये आ जाता है बीच में, ये आ जाता है घूमते घूमते कहाँ? बीच में। क्या आ गया बेटा? गुरु बीजाणु। अब ये गुरु बीजाणु करता है समसूत्रीकरण, अब ये गुरु बीजाणु करता है समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अब समसूत्री विभाजन करवाइए। आपके पास एक गुरु बीजाणु है, एक गुरु बीजाणु से 2 गुरु बीजाणु बनेंगे, फिर करेगा समसूत्री विभाजन। 2 गुरु बीजाणु हैं, भ्रूण कोश है ये क्या है बेटा? भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है, ये जो भी हो रहा है ये भ्रूण कोश के अंदर हो रहा है। तो 1 से 2 बने, 2 से कितने बन जाएंगे बेटा? 4 बन जाएंगे, फिर 4 से कितने बनेंगे? तो 4 से बन जाएंगे 8, 4 ऊपर और 4 केंद्रक नीचे। मतलब गुरु बीजाणु केंद्रक में जब होता है विभाजन, ये है क्या? गुरु बीजाणु, ठीक है। इसमें जब विभाजन होता है तो पहले 2 केंद्रक बनते हैं, फिर 4 केंद्रक बनते हैं, फिर
8 केंद्रक, 8 न्यूक्लियस बनते हैं। अब ये जो 8 न्यूक्लियस है ये थोड़े व्यवस्थित होते हैं। जैसे व्यवस्थित होते हैं तो व्यवस्थित कैसे, तो ऊपर वाले 3 अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को समेटकर, ऊपर वाले 3 अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को समेटकर ऊपर की तरफ जाकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इन तीनों केंद्रक से मिलकर 3 कोशिकाएं बनती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को कहा जाता है एंटीपोडल सेल। प्रतिव्यासांत हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। बीच में फिर छोड़ो, बीच के 2 को छोड़ो, नीचे वाले 3 जो है ये तीनों भी अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को समेटेंगे। एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, ऐसी 3 कोशिकाएं बना लेंगे। अब इन 3 कोशिकाओं में से आजू बाजू की जो 2 होती है उन्हें कहा जाता है सहायक कोशिका, सिनर्जिड, और जो बीचों बीच में बड़ी बनी है इसे कहा जाता है अंड कोशिका, एग सेल। है। अब क्या बचा बेटा, अब बीच में ये दोनों बचे, ऊपर के 3 कोशिका बना लिए, नीचे के 3 कोशिका बना लिए, बीच में जो 2 बचते हैं ये बेचारे 2 के 2 केंद्रक मिलकर एक कोशिका बनाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहा जाता है बेटा, ध्रुवीय केंद्रक। इस प्रकार एक परिपक्व बीजांड के पास, इस प्रकार एक परिपक्व बीजांड के पास टोटल 1 2 3 4 5 6 और 2 को मिला के एक कोशिका यानी कि 7, टोटल 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक परिपक्व बीजांड के पास टोटल 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 7 सेल होती हैं, प्लस 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक मिलकर बनाते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। देन समझ गए यहाँ तक आप, है ना। इफ समझ में आया तो कुछ तो कहिए जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको आ गया। शुरू से देखते हैं, शुरू से देखो। देखो ये है बेटा एक परिपक्व बीजांड। इस बीजांड के पास ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है भ्रूण का कमरा, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसे कहा जाता है भ्रूण का कमरा, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर एक बड़ी कोशिका होती है जिसे अंड या एग सेल कहते हैं। 2 छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सहायक कोशिका या सिनर्जिड्स कहते हैं। बीच में 2 काली काली आंखें जो दिखाई दे रही हैं इन्हें ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये 2 केंद्रक एक कोशिका बनाते हैं, 2 केंद्रक एक कोशिका बनाते हैं। ऊपर की जो 3 कोशिकाएं दिखाई कहा जाता है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। डन, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जब एक परिपक्व बीजांड बनता है, जब एक परिपक्व बीजांड बनता है तो उसके अंदर टोटल 3 नीचे, 3 ऊपर और 2 केंद्रक बीच में, ऐसे 8 केंद्रक होते हैं और ये 8 केंद्रक मिलकर 7 कोशिकाएं बनाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है बेटा कि बीजांड की 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था को समझाइए, या ये भी पूछ सकता है कि एक परिपक्व बीजांड में 7 कोशिकाएं या 8 केंद्रक होते हैं, इस अवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा बीजांड में खालिस्थान कोशिकाएं, खालिस्थान केंद्रक होते हैं, या बीजांड में खालिस्थान कोशिकीय, खालिस्थान की अवस्था पाई जाती है। तो 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक, 3 ऊपर 3 नीचे, 2 केंद्रक बीच में, 8 केंद्रक हो गए। ये दोनों केंद्रक मिलके एक कोशिका बनाते हैं, इसलिए 7 कोशिकाएं हो गई। डन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपने इसे बढ़िया से समझा कि जब एक परिपक्व बीजांड से अंड कोशिका बनानी हो तो ये जर्नी इतनी साधारण नहीं होती। पहले जब फूल कली अवस्था में है
तब उसके अंदर बीजांड जो है वो खचाखच कोशिकाओं से भरा हुआ है। ठीक है, बीजांड बेटा ओवरी के अंदर पाया जाता है, अंडाशय के अंदर, और बीजांड निचले सिरे में अंडाशय की आंतरिक दीवार अपरा के सहारे जुड़ा हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस बीजांड में क्या हो रहा है, अब इस बीजांड में क्या हो रहा है, तो अब इस बीजांड में हो रहा है वृद्धि। अब ये जो विभाज्योति की कोशिकाएं हैं ये कर रही है वृद्धि, और वृद्धि करके बना ले रही है ये आर्चीस्पोरियल कोशिका, आर्चीस्पोरियल सेल। ये आर्चीस्पोरियल सेल कर रही है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके आर्चीस्पोरियल सेल प्राथमिक भित्तीय कोशिका और गुरु बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका का काम है पोषण देना, अभी ये द्विगुणित है। जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है उसका काम है आगे जाकर गुरु बीजाणु का निर्माण करना। तो ये जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है ये कर लेती है वृद्धि, और वृद्धि करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेती है। अब ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है मेगास्पोर मदर सेल, इसमें होता है फाइनली अर्धसूत्री विभाजन, डबल बार होता है तुरंत ही। पहले एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 2 में और फिर 4 में विभक्त हो जाती है। 4 में से ऊपर वाली 3 जो है ये धीरे धीरे करके अपहासित हो जाती है। 4 में से ऊपर वाली 3 जो बीजाणु जनन कोशिका है ये धीरे धीरे करके अपने आप खत्म हो जाती है, और सिर्फ एक गुरु बीजाणु कोशिका बचती है नीचे की तरफ वाली, ये वृद्धि करके बना लेती है क्रियाशील गुरु बीजाणु, जो कि होता है बेटा अगुणित। क्रियाशील गुरु बीजाणु जो कि होता है अगुणित, हैप्लॉइड। इसके गुणसूत्र आधे हो गए, और जो भित्ति कोशिका है वो धीरे धीरे करके पोषण देते देते समाप्त हो जाएगी। अब ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है इसी से मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है हमें ये समझना है। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है हमें ये समझना है। तो करना क्या होगा भाई, जब हम मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का विकास समझते हैं तो हमें ये तो पता है कि जो बीजांड है उसके पास अब सिर्फ एक ही कोशिका है जो कि है क्रियाशील गुरु बीजाणु। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु धीरे धीरे करके पहले भ्रूण कोश के बीचों बीच आ जाता है, इसे हम कह रहे हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के बीचों बीच आ गया। अब ये करेगा समसूत्री विभाजन, एक गुरु बीजाणु केंद्रक जो है वो 2 केंद्रक में बढ़ जाएगा। 2 केंद्रक फिर समसूत्री विभाजन करते हैं, 4 केंद्र की अवस्था में आ जाते हैं। 4 केंद्रक फिर से समसूत्री विभाजन करते हैं, 4 का दुगुना 8 केंद्रक बना लेते हैं। इन 8 केंद्रकों में से ऊपर वाले 3 केंद्रक अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को समेटकर 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर बनाते हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं। नीचे वाले 3 केंद्रक अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को समेटकर नीचे की ओर 3 कोशिकाएं बनाते हैं। आइट साइड की 2 सहायक कोशिका होती है, इन्हें सिनर्जिड्स कहते हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स कहते हैं। और बीच वाली जो होती है यही होती है अंड कोशिका यानी कि एग सेल। यही मेन है अंड कोशिका जो आगे जाके निषेचन करेगी जिसके बाद बीज बनेंगे। तो अंड कोशिका बन गई भैया, कितनी बनी? एक बीजांड में केवल एक अंड कोशिका ही बनती है। अगर आपको ज्यादा बीज चाहिए तो ज्यादा बीजांड चाहिए, और ज्यादा बीजांड चाहिए तो बीजांड की संख्या अंडाशय के अंदर ज्यादा होगी। ठीक है, एक से ज्यादा होगी। अब बीज के 2 केंद्रक जो हैं ये दोनों केंद्रक मिलकर एक कोशिका बनाते हैं जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, मतलब ये दोनों मिलकर 2n कंडीशन में आ गए बेटा। n और n मिलकर क्या बना लिया? 2n बना लिया। और ये जो है ये ध्रुवीय केंद्रक है जिसे कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई। और इस प्रकार एक परिपक्व बीजांड में 7 कोशिकीय 8 केंद्र की अवस्था में जो है किसका निर्माण होता है? का निर्माण हुआ है बेटा अंड कोशिका का हो गया, ध्रुवीय केंद्रक का हो गया और एंटीपोडल सेल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो आपने जो समझा है अभी वो बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, विच इज मादा युग्मकोद्भिद का विकास। जो अंड कोशिका है बेटा उसे मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। और ये बना कहाँ है? बीजांड के भ्रूण कोश के अंदर। अब यहाँ पर आकर आपकी बहुत सारी चीजें हो गई हैं समाप्त, है ना।
हमने नर युग्मक का निर्माण समझ लिया, हमने मादा युग्मक का भी। जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। और साथ ही अगर आप लोग रेगुलरली हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बेटा। थोड़ी ही दिन में ये जो लाइव क्लासेस फ्री चल रही हैं ये बंद हो जाएंगी, है ना। फिर ऐसे लाइव आपको रोज रिकॉर्ड वो नहीं मिलेंगे, लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, वीकली मिलेंगे, वीक में 2 बार मिलेंगे, बट रेगुलरली नहीं मिलने वाले, क्योंकि वी हैव पेड स्टूडेंट। अगर हमारे पास पेड स्टूडेंट है तो हम फिर एक साथ ज़्यादातर क्या होता है, अगर कोई चीज़ फ्री मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती, आप लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। कभी पढ़ते हो, कभी नहीं पढ़ते, कभी आते हो, कभी नहीं आते, फिर आपको हम नोट्स भी नहीं दे पाते, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, आपसे जूम मीटिंग के थ्रू डिस्कस नहीं कर पाते कि कहाँ आप लोगों को दिक्कत जा रही है। तो ये सारे बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ की कीमत है ना। जब तक हम उसका पे आउट नहीं देते हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, है ना। और हमें अपनी वैल्यू बनानी है। चैरिटी और फ्रीनेस के चक्कर में बच्चे वैल्यू करना भूल गए हैं। एग्जाम टाइम पे हमने देख लिया। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों को डेली क्लास चाहिए और बढ़िया तरीके से चाहिए, है ना, ताकि हमें भी थोड़ा मजा आए पढ़ाने में। वी हैव नो फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन यूट्यूब। अभी हमारी यूट्यूब से कोई इनकम जनरेट होनी चालू नहीं हुई है। होती तो फिर कोई बात नहीं थी बेटा, फिर तो सब फ्री चलने देते हैं ना, क्योंकि यूट्यूब खुद हमें पैसा देता। लेकिन अभी पैसा आ नहीं रहा है, तो एटलीस्ट आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, करो, है ना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आज जो हमने पढ़ा है वो है गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, इसके पिछले पेज पे। साथ ही अभी हमने पढ़ा है क्या, मादा युग्मकोद्भिद का विकास में, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका विकास, जिसमें आपने सारे डायग्राम के साथ मेरी थ्योरी भी सुनी। ऊपर की जो 3 एंटीपोडल सेल है, इनका काम भी है इन कोशिकाओं को पोषण देना। ध्रुवीय केंद्रक आगे जाके निषेचन के बाद भ्रूण पोष बनाएगा, भ्रूण पोष बनाएगा, ये मैं तुम्हें निषेचन में पढ़ाऊंगी बेटा। साथ ही जो अंड उपकरण यहाँ बना है कि बीच में एक अंड कोशिका है, 2 सहायक कोशिका है। जो 2 सहायक कोशिका है बेटा, उसका काम है जब परागकण आके वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेगा, टकरा गया होगा मेरा हाथ, ठीक है कोई बात नहीं, आ गया। जब परागकण आके वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेगा तो ये जो ट्यूब अंदर बनेगी और बीजांड तक पहुंचेगी, उसे रास्ता दिखाने का काम, अंदर प्रवेश करवाने का काम सहायक कोशिका ही करती है। और ये मैं आपको समझाऊंगी निषेचन में, है ना। तो कल हम पढ़ेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है बेटा परागण, ठीक है। कल हम परागण ऐसे नहीं कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो, वायु परागण, कीट परागण, जल परागण, आसान नहीं, यहाँ थोड़ा अलग तरीके से दिया है। यहाँ क्लिस्टोगेमी, ऑटोगेमी, जेनरोगेमी, ये सब जो दिए हुए हैं वैसी लैंग्वेज में पढ़ना है, वैसे एग्जाम्पल पढ़ने जो तुम्हें 12th बोर्ड में काम आएंगे, है ना। 9th 10th में जो परागण पढ़ के आए हो वो तो थोड़ा बहुत बेसिक है ही, साथ में थोड़ा एडवांस लेवल का परागण यहाँ आपको पढ़ना है। तो एनिमोफिली, एंथोमोफिली, क्लिस्टोगेमी, ऑटोगेमी, ये सब हमें पढ़ना है बेटा। तो कल से हमारा जो टॉपिक चालू होगा वो होगा परागण। परागण के बाद अगला जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं निषेचन। और निषेचन जैसे ही होगा तो चालू हो जाएंगी निषेचन फर्स्ट घटनाएं। तो होप यू ऑल आर एंजॉय द क्लास, है ना। अब आप लोग का काम ये है कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, आपको क्लास में मजा आ रहा है या नहीं। कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो बेटा, है ना। आपके लिए नंबर दे के रखा है हमने व्हाट्सएप पे, अगर आपका कोई सजेशन हो, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैडम थोड़ा आप ऐसे समझाओ हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या हम बोर हो जाते हैं तो थोड़ा आप डांस वांस करके दिखा दो जो कि मुझे आता नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऑनलाइन में एक ही चीज़ है, चूँकि जो टीचर है वो स्क्रीन के अंदर है और वो डायरेक्ट आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं है, तो थोड़ी बहुत बोरियत किसी किसी बच्चे को हो सकती है। अदरवाइज पढ़ाई करने वाला जो बच्चा होगा तो वो तो कैसे से भी पढ़ लेगा बेटा, है ना। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की क्लास, और अगर कोई सजेशन हो तो बेशक दे दीजिएगा।
नाउ माई क्लास इज ओवर। यहाँ पर आके मेरा जो टॉपिक है आज का वो समाप्त होता है। तो मिलते हैं कल वापस से परागण वाली प्रोसेस के साथ। बाय बाय बेटा, ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। राधे राधे।